हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आप स्कोर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग अपने 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए आज 3 वीडियो अभी तक रिलीज हो चुके हैं, 4 वीडियो हो चुके हैं अभी तक, है ना। तो ये टोटल वीडियो इतने जा चुके हैं अब तक, मतलब इतने क्वेश्चंस आपने, मुझे उम्मीद है कि आप अगर साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इतने क्वेश्चन आपने अभी तक कर लिए होंगे, है ना। मैं आपसे पहले से भी बताता आ रहा हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ना बेटा, ये आपके प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जाने वाली है ना। बस करना क्या है, साथ साथ जुड़ना है यार। जितनी देर का वीडियो है पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, जो क्वेश्चन कराने के तरीके बताए जा रहे हैं, जो शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो करना सीख लो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि ये टॉपिक मुझे अलग से भी पढ़ना है, उसके लिए अलग से क्लासेस, अलग से वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। ये सारी फैसिलिटीज़ आपके साथ हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन के पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कल तक हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन आज बोर एटॉमिक मॉडल के फिर से होंगे और हम उसके आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे पास क्वांटम थियरी है या क्वांटम मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, पेन और पेपर ले लिया जाए, है ना, और चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करना है, आगे क्वेश्चन नंबर 41 करना था, और क्वेश्चन हमारे सामने है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 इन जूल पर एटम, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इन किलो जूल पर मोल एंड इन किलो कैलोरी पर मोल। अगर याद करो बेटा तो फॉर्मूला अभी पिछला जो वीडियो जस्ट हुआ था पार्ट 4 वाला, है ना, उसमें मैंने ये सबके फॉर्मूलाज लिखा दिए हैं। स्टिल अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ फिर से आपको बता दूं, पर यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया है, एक्साइटेड स्टेट, तो मुझे ये भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना होगा, है ना। देखो यहाँ पर बेटा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाद अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन इस सेल में कहीं पर होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, है ना। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने की कोशिश करता है तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम एक्साइटेड हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट टाइम एक्साइट होकर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा कहां, n इज इक्वल टू 2 पर पहुंच गया। तो जो भी एक्साइटेड स्टेट आपसे बोली जा रही है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तब आपको n की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर जैसे इसने बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सेकंड बोला है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। अब ऐसे बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू, तो बोलोगे 1 + 1 2 हो जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, सेकंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3, सेकंड एक्साइटेड में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में 4 + 1 मतलब 5। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1, तो ग्राउंड का मतलब 0 नहीं रखना है, और जो भी एक्साइटेड स्टेट बोले जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहां 1 की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं रखना है, एक ऐड करके लिखना है, इतना सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमारे पास Li दिया गया है, Li अगर दिया गया है तो Z की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यहां पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट गिवन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो गई। तो n की और Z की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या बताना है, एनर्जी बतानी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखाया था, फिर से आप देख सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। अब यहां पर ध्यान देना है बेटा, यूनिट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, जूल पर एटम। क्लियर। दूसरा हमारे पास चलते हैं, E इज इक्वल टू -13.6, और यहां पर Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर। अगला था हमारे पास E इज इक्वल टू -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल, है ना, ये हो गया। और सबसे लास्ट था हमारे पास E इज इक्वल टू -312 Z²/n² किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता भी दिया था कि इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं। जैसे इसका जो कन्वर्जन था वो था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो यहाँ पर ऐसे वैल्यूज पुट करके इसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो जूल वाला फंडा ये भी मैंने आपको सिखा दिया था, है ना। तो यहाँ पर ये इसको यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब। और यहाँ पर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल कर सकते हैं। यहाँ पर एटम है, यहाँ पर मोल है, तो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू 023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये लिख करके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं इनके बिहाफ पर हम ये सब कर सकते हैं, है ना बेटा। अब यहाँ पर अगर मुझे देखो वैल्यूज तो सामने लिखी है बेटा, z स्क्वायर n स्क्वायर निकालना है हर जगह। तो z की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही तो आएगा। कहने का मतलब हर जगह हमारी वैल्यू क्या होगी, ये और ये, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक्साइटेड स्टेट के जो भी नंबर होते हैं उसमें 1 प्लस ऐड करके n की वैल्यू निकालते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये था। और डिफरेंट यूनिट्स में एनर्जी की वैल्यूज हमने सीख ली। 2 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4, देन फर्स्ट फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बेटा एक्साइटेड स्टेट यहां पर लिखा है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। हाइड्रोजन एटम है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और उसकी एनर्जी दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये कुछ और नहीं होती है, ये एक्साइटेड स्टेट में जो भी एनर्जी होती है ना, उसके आगे माइनस लगा दो या उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, तो क्या हो जाएगा -3.4, है ना, इज इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर इसमें कहां पर है, ये 4th वाला आंसर। ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और मैंने आपको लिखाया भी था, अगर याद करो तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। ये वाला अगर इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ ले तो इसमें और इसमें जो रिलेशन हो सकता है उसके थ्रू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम +1 इज 19.6 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम +2 विल बी। अब यहां पर बेटा देखो, हीलियम का यहां पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है +13.6। अगर ऐसा लिखा जाए Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हो गया। यहां पर जूल में है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी +2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, और यहां पर वैल्यू गिवन हुए है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी गिवन हुई है 19.6 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है, ये वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इज इक्वल टू, हीलियम है तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, Z की वैल्यू 2 हो जाएगी एटॉमिक नंबर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई n का स्क्वायर, है ना बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, और जब यहां से n की वैल्यू आ जाएगी तो हमें इसके लिए जब वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 इज इक्वल टू, क्या लिखें इसमें, फिर से वही चीज, +2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 और Z²/n² जूल पर एटम। Z की वैल्यू, लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और n की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना। और फिर इस तरह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो भी आना होगा यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर जो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये जो अपने पास दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से n फाइंड आउट करना है, और इस वाले पार्ट में उस n की वैल्यू पुट करना है। Z इज ऑलरेडी गिवन, है ना, और यहां से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 फाइंड आउट करना है। सबको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए सबकी तरफ से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा हम सबको पता है, अगर हम ये न्यूक्लियस की बात कर लें और यहां पर ये सब हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं,
एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z² बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना बेटा। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और N की वैल्यू यहां पर कितना है 1, N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4 और N की वैल्यू 5, है ना। तो यहां पर जब हम N की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, Z की वैल्यू हमेशा 1 रखेंगे, और ये जब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है एनर्जी की वो आएगी E1 इज इक्वल टू -13.6, यहाँ आ जाएगी E1 इज इक्वल टू -3.4, यहाँ आ जाएगी E2, यहाँ E3 इज इक्वल टू आ जाएगी -1.51, यहाँ आ जाएगी E4 इज इक्वल टू -0.85, यहाँ आ जाएगी E5 इज इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें लिख देना है। क्लियर है बेटा? तो सब चीजें हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब देखो ये तो ग्राउंड स्टेट है, इसके अलावा सब जितनी भी आपको दिख रही है सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। उनमें कौन कौन सी वैल्यूज हमें पॉसिबल दिख रही हैं, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इसमें हमें देख के बता देना है कौन सी वैल्यूज इससे मैच कर रही है। देखो -3.4 इसमें मैच कर रही है, हमारा आंसर हो गया, है ना। इसमें से और कोई वैल्यू तो ऐसी नहीं लिखी है जो उस ऑप्शन में हो, तो कोई और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम +2। ठीक है, अभी एग्जैक्टली जैसे कराया था वही आपको काम फिर से करना है बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पूछा जा रहा है इज इक्वल टू +13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे ही निकालोगे ना। ठीक है, तो यहां पर चूंकि हाइड्रोजन एटम हमारे सामने गिवन है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और N की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो N की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई है कितना, 13.6, तो इसकी जगह पर रख देंगे 13.6 इज इक्वल टू 13.6, Z की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई N का स्क्वायर, तो यहां से सब कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। अब ये जो वैल्यू N इज इक्वल टू 1 आया है इसको अभी रखिए अपने पास, है ना। अब इसका यूज करते हैं। यहां पूछ रहा है कि हीलियम प्लस के लिए बताइए, हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और N की वैल्यू ऑलरेडी हमने कितना निकाल रखा है, 1 निकाल रखा है, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू +13.6 और Z² डिवाइड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू +13.6, Z की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4, और N की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, लगभग 54.4 के आसपास आ जाएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन बामर सीरीज ऑफ He+1 आयन। अच्छा, He+1 दिया है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। बामर सीरीज है तो बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब ध्यान देना है हमें, देखो इधर सब लोग देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है ना। अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो बामर सीरीज क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से कहीं जाए या कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल पे आए, ये उसका फर्स्ट लाइन है ना। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो ये है N इज इक्वल टू 2, इसी से मतलब है बामर सीरीज में। ये तो लाइमन है, ये तो पास्टन है, ये तो ब्रैकेट है, इसके ऊपर पीफंड और उसके ऊपर हम्फ्री, है ना। तो यहां से जब कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पर जाएगा तो ये कहलाएगी फर्स्ट लाइन, और जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये कहलाएगी सेकंड लाइन। और सेकंड लाइन की जब हम बात करेंगे तो ये N इज इक्वल टू 3, ये N इज इक्वल टू 4, है ना बेटा। तो देखो सेकंड लाइन का मतलब N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और बामर सीरीज का मतलब N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और Z की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, वेवलेंथ पूछ रहा है तो 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। क्लियर हो गया सबको। अब इस क्वेश्चन से हमें सीखना क्या था, किसी भी एक स्पेक्ट्रल लाइन में हम नंबर ऑफ लाइंस को कैसे डिफाइन करें N1 N2 के फॉर्म में, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं पास्टन सीरीज की सेकेंड लाइन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे पास्टन सीरीज N1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तो 3 से 4 जाना फर्स्ट लाइन, 3 से 5 जाना सेकेंड लाइन। मैं बोलूं लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन कौन सी होगी, आप बताओ लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन। तो लाइमन सीरीज का मतलब N1 इज इक्वल टू 1, 1 से 2 फर्स्ट लाइन, 1 से 3 सेकेंड लाइन, 1 से 4 ये क्या होगा, थर्ड लाइन।
अब समझ में आ गया बेटा, यही होता है इस तरह से। इन्हें अल्फा बीटा गामा, लाइमन अल्फा लाइमन बीटा लाइमन गामा के नाम से भी जान सकते हो। क्लियर है? तो यहां सबकी वैल्यूज पता है बेटा, है ना? तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप सबको फाइंड आउट करना है और इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में सबको देना है। ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं और मुझे हर बच्चा जो इस वीडियो में एंगेज है सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैंने तरीका आपको बता दिया, सॉल्व आपको करना है और आपको आंसर देना है। सही है ना? कर दोगे सब लोग? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। रेशियो ऑफ E2 - E1 to E4 - E3 for helium plus ion is approximately equal to where En is the energy for the nth orbit। आसानी से कर सकते हो यार, रेशियो पूछ रहा है तो E2 - E1 अगर हमें पूछ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप सबको पता है कैसे करते हैं अपन लोग, 13.6 है ना, z स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना? माइनस भी लगा लो आप यहाँ पे, ये पूरा फॉर्मूला है, ये सेटअप है। तो यहाँ अगर 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करोगे और यहाँ पर लिखोगे E4 - E3। E4 E3 का मतलब N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। फिर से यहाँ लिखोगे -13.6 z स्क्वायर। अच्छा, एलिमेंट ये तो बदल नहीं रहा बेटा, पूरे क्वेश्चन में हीलियम तो हीलियम ही है और हीलियम का z कितना होता है 2 होता है, वो तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। जब वो चेंज नहीं हो रहा है तो ऊपर और नीचे z की वैल्यू लिखने का कोई फायदा है नहीं, वो तो कैंसिल आउट होना ही होना है ना? तो हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। फिर यहां पर हम लोग को लिखेंगे n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और यहां पर n1 n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, है ना? अब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो पूछ ही रहा है। यहाँ पर वैल्यूज आप ऑलरेडी आपको गिवन है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मुझे बता देना आंसर कितना आएगा, है ना? तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लेना, शायद इसका आंसर 15 के आसपास कुछ आएगा, तो आप लोग सॉल्व करके मुझे इसका आंसर भी बता देना। तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कहां से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। और ये प्रिंसिपल हमसे ये बताता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह, है ना, तो इनका पोजीशन और इनका मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली फाइंड आउट करना, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर हम ऐसा करते भी हैं तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हमें जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, इन्होंने जो हमें एक इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन था डेल्टा पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई। वैसे दिया था इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते समय इज इक्वल टू यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर दिया है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल एक्स एंड मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी दोनों क्या है, इक्वल है ना? तो अब बेटा पूछ रहा है कि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेल्टा वी की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया बेटा सबको। अब अगर डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्यों ना डेल्टा एक्स की जगह पर भी डेल्टा पी ही लिख दें। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, है ना? अब इस दोनों का हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा पी की जगह पे हम रख सकते हैं m डेल्टा v, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा v का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू एम स्क्वायर। ये m को मैं इधर लेके आ गया। अब यहां से डेल्टा v निकालना है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच बाई 4 पाई इंटू एम स्क्वायर। यहां से 4 और m ये दोनों हम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1/2m अंडर रूट h बाई पाई। ये डेल्टा v का वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना? ये हमारा आ गया आंसर। ये मैच करा लो बेटा, कहां पर है, 1/2m h बाई 4 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको, है ना? बहुत बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं, शायद अब क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हम सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर दिया गया है हमें, है ना। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कह रहा है एक्यूरेट अप टू 0.001%। ये जो मेजरमेंट हमारी वेलोसिटी की आई है ये 0.001% तक ही है ना, इसके आगे नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इतनी एक्यूरेट है, आप समझ रहे हो ना। कि अब हम इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h/4π, ये लिख देंगे, है ना। यहां पर डेल्टा पी को हम थोड़ा सा और आगे करें तो यहां क्या आ जाएगा, m डेल्टा v इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h/4π, है ना। डेल एक्स हमसे पूछा जा रहा है, तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4π इंटू m इंटू डेल्टा वी, यही हो जाएगा। h की वैल्यू हम सबको पता है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट इंपॉर्टेंट है, जूल सेकेंड, डिवाइड बाई 4 यहां लिख दिया। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁴। और ये जो वेलोसिटी है बेटा ये कितनी एक्यूरेट है, सिर्फ इतनी एक्यूरेट है। तो जो इसकी वैल्यू है और इसकी जो एक्यूरेसी है दोनों पे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 0.001 डिवाइड बाई 100। तो ये 100 यहां ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आपका होमवर्क में है कि आप मुझे ये आंसर मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि इफ द नाइट्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस येट 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज इट वायलेट्स। कह रहे हैं हमने तो देखा 1s7 हमें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता भाई 1s7 हमें? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कितने बच्चे जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वांटम नंबर। 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अगर किसी के तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती हैं। अगर शुरुआत की 3 वैल्यूज सेम होगी तो 4th वाली जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये तो 100% क्या होगी, डिफरेंट हो ही जाएगी। तो क्वांटम नंबर क्या है यार? क्वांटम नंबर बेसिकली बेटा जैसे आप सबके पास अपना आई कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है ना, वही क्वांटम नंबर का यूज इलेक्ट्रॉन के लिए है। आप सबके आई कार्ड में आधार कार्ड क्यों बनाया गया है? उसका मेन लॉजिक क्या है? उसका मेन लॉजिक है आपका एड्रेस प्रूफ हो, है ना। वो आपका एड्रेस बताता है, वो आपका एड्रेस प्रूफ है। क्योंकि अगर आप कहीं पर रहते हो इंडिया में तो आप भारत के नागरिक हो, कंफर्म हो गया, है ना। तो पहचान पत्र बाद में है, पहले वो आपका एड्रेस प्रूफ है। सेम चीज यहां पर अगर हम बात करें तो अब हमारे एड्रेस आधार कार्ड में क्या लिखा रहता है भाई? नाम लिखा है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखा है, जो भी हमारा स्टेट है वो लिखा है, कंट्री लिखी है, यही सब लिखा है। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन किस सेल के, किस सब सेल के, किस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन है, ये एड्रेस प्रूफ, यही क्वांटम नंबर है ना। तो ये हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the uncertainty in position of an electron if the uncertainty in the velocity is 50% of the uncertainty in the position। हमें बताना है uncertainty in the position, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है डेल एक्स की वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हम सबको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी कि डेल वी इज इक्वल टू 50% ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, है ना। 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 और पोजीशन मतलब डेल एक्स, है ना। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2 डेल एक्स। आ गया हमें? यहां से ये जो गिवन है वहां से हमने ये निकाल लिया। अब हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा, डेल्टा पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा पी की जगह हम क्या लिखेंगे? m डेल्टा वी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h/4π, है ना। अब यहां पर हमने देखा कि डेल्टा वी और डेल्टा एक्स में ऐसा रिलेशन है
ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। तो जहां डेल्टा वी है वहां पर भी डेल्टा एक्स रख दो। तो डेल्टा वी की जगह पे हमने क्या रखा, m, और डेल्टा वी की जगह पे क्या रखा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये रख दिया। ठीक है, अब डेल्टा एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 2h अपॉन 4 पाई, और ये मास यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे मास, है ना। अगर हम यहाँ से ये हटाएंगे तो इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, हम ऐसे कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेल एक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट h अपॉन पाई इंटू एम, और 1 बाई रूट 2 बाहर, है ना। और यहां पर 1 बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो यहां पर हम, ये आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द dxy ऑर्बिटल इज। अब पहले हम समझ लें कि dxy का मतलब क्या हुआ। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो dxy के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां होंगे, वो यहां पर होंगे, है ना। वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, कहां पर होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन इनके ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, तो आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग है ये इससे कितने एंगल पे है, 45 डिग्री से है, और इधर से भी कितना है, 45 डिग्री पर है ना। तो क्या हो जाएगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर, चलिए अगला चलते हैं। 4d, 5p, 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो पहली बात, ये जो भी लिखा गया है, सपोज दैट हमारे सामने 4d लिखा गया है ना। तो 4d में जो आगे लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू कितना है, 4 है। ठीक है, और जो d लिखा गया है ये l की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। ये सेल नंबर बताएगा, ये सब सेल के बारे में हमें बताने वाला है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें l की वैल्यू निकालना है तो l की वैल्यू निकालते हैं 0 to n-1। तो 0 to n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 - 1, 4 - 1 का मतलब 3। तो 0 to 3, 0 to 3 मतलब 0, 1, 2, 3। और अब चूंकि बेटा ये सेल बताता है, ये सब सेल बताता है, सब सेल को किससे लिखते हो, SPDF से। यहां लिख दो SPDF। तो बेटा d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू बताओ, d के लिए क्या होती है, 2। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो यहां l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 4d, यहां लिखोगे 5p, यहां लिखोगे 5f, यहां लिखोगे 6p, और सबके n, l और n प्लस l की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस l वैल्यू। ठीक है, जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां सॉल्व करने की कोशिश करी, चलो n की वैल्यू क्या होगी, जो आगे लिखा है फटाफट से बोलना शुरू करो। ये आगे 4 लिखा है तो n की वैल्यू 4, आगे 5 लिखा है तो 5, यहां पर 5, यहां पर 6। क्लियर। अब l की वैल्यू आ गई, तो l की वैल्यू क्या लिखी जाए बताओ। अभी मैंने आपको सिखा भी दिया, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 SPDF, ये लिख दिया मैंने यहां पे। चलो देख बताओ, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। p आ गया ना, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहां लिखेंगे 1। फिर f आ गया ना, तो f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो यहां लिखेंगे 3। फिर देखो यहां पर p आ गया, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहां लिख देंगे 1। अब n प्लस l की वैल्यू बताओ, यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 7। सबसे ज्यादा n प्लस l जिसका, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 5f की होगी। फिर किसकी होगी, 5f सबसे ज्यादा, फिर किसकी, 6p की होगी। और फिर इन दोनों में से, इन दोनों की एनर्जी सेम है बेटा, 4d और 5p की। ऐसा देखने को लग रहा है ना, बट ऐसा है नहीं, इन दोनों का n प्लस l की वैल्यू सेम है। जब n प्लस l की वैल्यू सेम होती है तो जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इन दोनों में बताओ n की वैल्यू किसकी कम है, 4d वाले की
है ना, तो उसकी भी एनर्जी कम मानेंगे और इसकी एनर्जी ज़्यादा मानेंगे। तो हम 5p पहले लिखेंगे और 4d बाद में रखेंगे, है ना। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, उसमें कहाँ लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हम ये कौन सा रूल हम लोग सीख रहे हैं बेटा, ये है अबव प्रिंसिपल, जिसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल से ही हम जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम देख सकते हैं, है ना। अगर हमसे कोई पूछे बताओ 4d और 5p में पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, तो हम बोलेंगे देखो अगर n+l की वैल्यू कम है ना, तो उसकी एनर्जी की डिमांड कम, उसकी एनर्जी की भूख कम, है ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरे जाएंगे। ठीक है, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है, उसकी डिमांड ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। लेकिन अगर कभी दो ऐसे आ जाए ऑर्बिटल जिसमें सेम n+l की वैल्यू हो, तो जिसकी n की वैल्यू कम, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे फिर दूसरे वाले में भरे जाएंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 53, ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। तो नोड क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें, नोड क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब आप बात करेंगे तो कोई भी ऐसी जगह है ना, अ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और जीरो, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य हो, जीरो हो या ना के बराबर हो, ऐसी जगह को नोड कहते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में पाए जाते हैं उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। गलती से एंटी नोड मत बोल देना, है ना, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर है। तो ये नोड हो गया। जो बेटा नोड तो कंफर्म हो गया। अच्छा मैं पूछूं नोड का एग्जांपल बताओ। अरे यार न्यूक्लियस से बड़ा नोड कौन होगा। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या, नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस से बड़ा तो कोई नोड है ही नहीं। चलिए अब सवाल आता है कि टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल नोड का फॉर्मूला होता है बेटा n-1। टोटल नोड किन किन नोड से मिलकर बना होता है। एक होता है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, ठीक है, और दूसरा होता है रेडियल नोड, रेडियल या स्फेरिकल नोड, ठीक है, स्फेरिकल नोड। देखो एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L। L इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना बेटा। अब बताओ टोटल नोड इतने हैं, एंगुलर इतना है, तो ये कितना होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा N माइनस L माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इन सब में अब वो हमसे कह रहा है क्या, 3 एंगुलर नोड होना चाहिए। 3 एंगुलर नोड होने के लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और L की वैल्यू हम सबको पता है 0 1 2 3 S P D F। तो L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, F के लिए होती है। तो कहां है F, ये पकड़ लिया, आंसर हो गया, आंसर हमारा फट से, है ना। स्मार्ट मूव है, हमने दूसरा तो काउंट ही नहीं किया, हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है। आपको निकालना है टोटल नोड, तो कैसे निकालोगे। देखो 4F में जो आगे लिखा यही क्या है, N की वैल्यू है, N की वैल्यू 4, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 3, है ना। तो टोटल नोड कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। चलिए तो यहां से मैंने नोड निकालना आपको सिखा दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच N इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 1। तो पहले बेटा N इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 1 को क्या लिखोगे, बार बार बताता आ रहा हूं मैं आपको। L इज इक्वल टू 0 1 2 3 S P D F, पहले ये लिखने की आदत डाल लो। L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, P के लिए होता है, और आगे 3 लिख दो तो 3P। कह रहा 3P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो आप बताओ बेटा, अगर मैं 3P की बात करूं तो आपको पता है कि P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। ये हो गया हमारा Px, ये हो गया हमारा Py और ये हो गया हमारा Pz, ठीक है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल हो गए, है ना। तो 3P में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सेट फॉर 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। देखो इन्होंने दे दिया रुबिडियम एटम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 37। हमें इस एटॉमिक नंबर ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा रुबिडियम कहां पर है पीरियोडिक टेबल में, हमारे हर बच्चे को ये तो पता होगा यार। हाइड्रोजन, यहां पर क्या लिखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। यहां पर है रुबिडियम।
ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? फिफ्थ पीरियड, है ना। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो हमें पीरियड नंबर के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना, ये s ब्लॉक के एलिमेंट है तो हमने लिख दिया 5s, ठीक है। साथ में ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, तो हमने लिख दिया 5s1। अब हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया स्मार्ट तरीके से, और जब कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो हम आसानी से बेटा इसका सारे क्वांटम नंबर के बारे में बता सकते हैं। अब आगे जो लिखा है n, यही क्या हो गया? 5। l की वैल्यू कितनी हो गई? अभी बता ही रहे हैं आपसे, है ना। l इज इक्वल टू 0 1 2 3 s p d f। तो l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0, तो 0 हो गई, है ना। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -l टू 0 टू प्लस l, -l से लेकर के 0 और फिर प्लस l तक। अच्छा बेटा, l की वैल्यू 0 है तो -0 0 प्लस 0, इससे अच्छा 0 लिख दो, है ना। और m इज इक्वल टू कुछ भी, ये क्या बताता है? 1 ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये क्या बताएगा? 1 ऑर्बिटल। तो यहां पर s इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये स्पिन क्वांटम नंबर है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो वो हो सकता है +½ हो या हो सकता है -½ हो। तो ये सारा सेट देखो आपके सामने यहां पर लिखा गया है। आंसर मैच करा लो, कहां पर लिखा गया है? आंसर नंबर 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले ये बता दो l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ। फिर मैं आप बता रहा हूं, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 का मतलब s p d f। तो l इज इक्वल टू 1 का मतलब p और l इज इक्वल टू 2 का मतलब d, यानी कि मतलब p और d सबसेल के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करना है बेटा, है ना। तो पहले क्रोमियम का आपको क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। जेई का क्वेश्चन है ये, है ना, जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24। हम क्रोमियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? आर्गन आती है। एटॉमिक नंबर 18। 18 के बाद अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 और 2। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 3d 5 और 4s1। ये इसका एग्जैक्ट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया। आर्गन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख लें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, है ना। फिर आगे लिखेंगे 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। ठीक है, लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमसे कह रहा है l इज इक्वल टू 1 यानी p के इलेक्ट्रॉन बताओ। तो p में यहां इलेक्ट्रॉन है, p में यहां इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों कितने हो गए? 6 + 6 कितने हो गए? 12। फिर हमसे कह रहा है l इज इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन बताओ। 2 का मतलब d के इलेक्ट्रॉन, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 एंड 5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If electron jumps from n is equal to 6 to n is equal to 2, then total number of spectral line obtained in the infrared region। ये पिछले वाले वीडियो में करा दिया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following may represents the possible quantum number for the last electron of gallium। तो फिर से वही वाला सवाल कि गैलियम, पहले ये बताओ गैलियम है कहाँ पे पीरियड टेबल में, है ना। तो जरूर बताओ। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, यही तो है गैलियम। ये कहाँ का है? पी ब्लॉक का है, 13 ग्रुप का है, और ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड तो आगे 4 लिख दिया। पी ब्लॉक का है तो पी लिख दिया, है ना। और लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? P1 होगा, ठीक है। तो हमने तो ये वैलेंस सेल का ये बना लिया। अब जब ये बन गया तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 4 हो जाएगा। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और s की वैल्यू +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है ना। अब यहां से आप देख लो कौन कौन से आंसर मैच कर रहे हैं। m की डिफरेंट वैल्यूज के साथ n की वैल्यू 4 होगी, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। फिर l की वैल्यू 1 होगी, यहां पर है और यहां पर है। ये नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +1 भी, -1। तो m की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये भी सही है, और यहाँ +1 है, ये भी सही है,
ठीक है, और s की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी, यहाँ प्लस हाफ है, यहाँ माइनस हाफ है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एटम हैविंग n प्लस l इज इक्वल टू 3। तो पहले n प्लस l इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, अगर हम n प्लस l इज इक्वल टू 3 लिखते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3s। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 2p, है ना। अब इसके आगे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2p और 3s के सारे क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर मान लो हमने यहाँ से एक और कम किया, यहाँ पर एक और बढ़ाया, तो हमने अभी आपको बताया था कि l की जो वैल्यू होती है वो n से क्या हो सकती है, हमेशा एक कम ही रहेगी, है ना, बराबर नहीं हो सकती है। n और l की बात करूं तो n बड़ा हो सकता है, n कभी बराबर भी नहीं हो सकता है ना, ये वाली कंडीशन है। तो इस वजह से इसके आगे बढ़ना नहीं है। तो 3s और 2p के सारे इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो सल्फर का सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने, 10 हो गए यहाँ पर, अब कितने बचे, 6 बचे, तो क्या होगा 3s2 और 3p4, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब बेटा 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p में यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 प्लस 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इज इक्वल टू -12। ठीक है भाई, n इज इक्वल टू 3 है ना, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 टू n माइनस 1, यानी 0 टू 3 माइनस 1, यानी कि 0 टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, l इज इक्वल टू 0 1 और 2, ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि m की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूं कि l की वैल्यू पॉसिबल है 0 और 1 और 2, तो m की वैल्यू पॉसिबल है 0, यहां से m की वैल्यू पॉसिबल है +1 0 और -1। ठीक है, यहां से पॉसिबल है +2 +1 0 -1 और -2, ये पॉसिबल है। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, वो अब देखो बेटा यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 + 2 + 2, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और वाइटल में 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, है ना। तो टोटल हमारे पास 10 + 6 + 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस 18 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्लॉकवाइज या हम बोल सकते हैं अपवर्ड स्पिन रखेंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे जो डाउनवर्ड स्पिन रखेंगे, है ना। तो हमसे पूछ रहा है इतना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, सब लोग एंजॉय कर रहे हो ना, ये जो हमारा ये लाइव सेशन या मतलब हमारा जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है, सब लोग एंजॉय कर रहे हो ना। लगातार बेटा बस लगे रहना, है ना, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं, इसलिए लगातार लगे रहना है, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।